अवामी जमहूरिया चीन का कौमी दिन आज मनाया जा रहा है। बीजिंग में मरकजी तकरीब का इन्नकाद। नियांतिन नमीन स्क्वायर में परचम कुशाई और कौमी तराना पढ़ा गया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एजाजी गार्ड की शानदार परेड। हजारों शहरी सुबह सवेरे स्क्वायर में जमा हुए। शुरका ने हाथों में कौमी परचम थामे जोशो खरोश का मुजाहरा किया। चीन का तरक्की, इत्तेहाद और इख्तिराह का शानदार सफर काबिल फख्र। आजमूदा दोस्ती मजीद मजबूत हो रही है। मेरे हालिया दौरों से तिजारत और बुनियादी ढांचे के रवाबित के फरोग के साथ साथ स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी ताउन के अज़्म को मजीद तक़वियत मिली। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के 76वें कौमी दिन पर मुबारकबाद का पैगाम। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के अवामी जमहूरिया चीन के 76वें कौमी दिन के मौके पर चीन की क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। ये दिन न सिर्फ चीन के शानदार कौमी सफर की याद दहानी है, बल्कि एक अजीम कौम की तरक्की, इस्तेहकाम और आलमी सतह पर अमन के क़याम में चीन के किरदार का भी एतराफ़ है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती एक लाजवाल और नाकाबिल शिकस्त रिश्ता है, जो वक्त गुजरने के साथ मजीद मजबूत हुआ है। वज़ीर आज़म सियासत के लिए गजा मुआहदे की मुखालफत की जा रही है। अमरीकी सदर ट्रंप से मुस्लिम मुल्कों के सरबराहों की मुलाकात का मकसद गजा में अमन वापस लाना था। 8 मुसलमान मुल्क मसला फ़लस्तीन के 1967 से पहले की सरहदों के तहत हल के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने जनरल असम्बली इजलास में उम्मत मुस्लिमा की भरपूर तर्जुमानी की। फ़लस्तीन के मामले पर सियासत से गुरेज किया जाए। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। The Prime Minister of Pakistan was here, along with the Field Marshal, who's a very important guy in Pakistan, and he was here 3 days ago. And I didn't even realize it as beautiful as he said it. President Trump saved millions and millions of lives. That was a bad war. And I was very honored. I loved the way he said it. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तारीफ करना मेरे लिए एजाज है। फील्ड मार्शल ने कहा कि ट्रंप ने जंग रुकवाकर लाखों जानें बचाईं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का यह तबसरा मुझे बहुत अच्छा लगा। सदर ट्रंप की अमरीकी जनरल से खिताब में फील्ड मार्शल की तारीफ। पाकिस्तान भारत से कहा कि जंग रोको और तिजारती मुआहिदा करो। भारत और पाकिस्तान दोनों बड़े एटमी मुल्क हैं। भारत पाकिस्तान जंग में 7 तैयारे गिराए गए। अमरीकी सदर का महकमा जंग में 800 से ज्यादा अमरीकी जनरल से तारीखी खिताब। वज़ीर ममलकत खजाना और रेलवे बिलाल अजहर कियानी की मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान से अबूधाबी में मुलाकात। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से यूएई के सदर और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली का पैगाम। पाकिस्तान के दौरे की दावत। यूएई के सदर का भी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम। दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात के मजीद फ़रोग़ के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर ममलकत बिलाल अजहर कियानी अबूधाबी में आलमी रियल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नुमाइश और कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। काज़ाकिस्तान में इज़राए आमदोरफ्त पर 12 ममालिक के वज़रा की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। वस्त एशियाई रियासतें पाकिस्तान के लिए गेटवे की हैसियत रखती हैं। रुकन ममालिक बाहमी राबतों को फरोग दें। तिजारती हजम बढ़ाने के लिए जल्द या बदेर ज़मीनी राबतों में इजाफा करना होगा। सिल्क वे के मकासद के हुसूल के लिए फ्लाइट्स में इजाफा करना होगा। 23 और 24 अक्टूबर को इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होगी। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख साज तेजी का सिलसिला जारी। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 1000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,66,522 की सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान ने $500 मिलियन का यूरो बॉन्ड वक्त पर अदा कर दिया। यूरो बॉन्ड 2015 में आलमी सरमायाकारों को 10 साल के लिए जारी किया गया था। अदायगी से ज़र मुबादला के ज़खायर और लिक्विडिटी में बेहतरी। वक्त पर अदायगियां मालियाती नज़्मो ज़ब्त की अक्कास हैं। अदायगी से खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग्स में बेहतरी की तवक्को। आलमी मालियाती मंडियों तक बेहतर रसाई मुमकिन हो गई। वज़ारत खजाना।
SIFC के ताउन से फार्मा सनत में तरक्की का नया संगमील उबूर। पाकिस्तान की 8 फार्मा कंपनियों ने आलमी मयार की अद्वियात तैयार करके आलमी शिनाख्त हासिल कर ली। मयारी अद्वियात की तैयारी में फैसलाबाद, लाहौर और गुजरावाला की ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी सरफहरिस्त। आलमी इदारा सेहत, बैनुल-अक़वामी इंस्पेक्शन स्कीम और बरतानवी कंपनी के सर्टिफिकेशन से आलमी साख मजबूत। आला मयार की आलमी मंडियों अमरीका, यूरोप और खलीजी ममालिक में बरामदात तक रसाई मुमकिन। ये इक़दाम फार्मा सनत के 5 साल में $30 अरब के बरामदी हदफ के हुसूल की समत एक अहम पेशरफ्त है। पार्टी में एक बहुत बड़ी तकसीम आ चुकी है। पार्टी में तकसीम करने में आपकी बहन अलीमा खान का ठीक ठाक किरदार है, क्योंकि शुरू से पार्टी के लोगों को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है और पार्टी डिस्क्रेडिट होने के साथ साथ मायूस हो रही है। पार्टी के अंदर ऐसी गुटबंदियां बनती जा रही हैं कि उन गुटबंदियों में हर बंदा किसी न किसी जगह का सहारा लेकर उस गुटबंदी का हिस्सा बनकर अपने जो इंटरेस्ट है उनका फायदा ले रहा है। कुछ व्लॉगर्स बैठे हुए हैं और वो टारगेट करके सारा काम कर रहे हैं, तो उन सब के साथ अलीमा खान का रब्ता है और अलीमा खान बजाय उनको मना करने के, तकसीम खत्म करने के, बार बार हम कहते हैं तकसीम नहीं होनी चाहिए, प्रोवोक कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पार्टी मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होने लगी। पार्टी के अंदर टूट फूट का अमल शुरू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पार्टी में बड़ी तकसीम का एतराफ कर लिया। चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान इख्तलाफात को हवा दे रही हैं। बजट पेश करने के बाद उनके खिलाफ गद्दारी की मुहिम चलाई गई। कुछ लोग अपने मफादात हासिल करने के लिए पार्टी में ग्रुप बंदियां कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर। मकबूजा कश्मीर के हंगामों ने आमिर मोदी की नाम नहाद जमहूरियत का पर्दाफाश कर दिया। नाअहल और फाशिस्ट मोदी की इंतहा पसंदी ने भारत के जेर तसल्लुत इलाकों को इंतशार की जानिब धकेला। जालिम और मक्कार मोदी ने फरेब देकर आर्टिकल 370 मनसूख करके कश्मीर में अपनी आमरियत कायम की। फाशिस्ट मोदी के 5 अगस्त के धोखे ने कश्मीरी अवाम के हुकूक सल्ब किए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के MP आका सैयद रूहुल्ला मेहदी ने मोदी की आमरियत और मक्कारी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पाकिस्तान का रोहिंग्या मुसलमानों की महफूज वापसी, इंसाफ और शहरियत यकीनी बनाने का मुतालबा। इस बहरान को गैर मुय्यना मुद्दत तक हल तलब नहीं छोड़ा जा सकता। आलमी बरादरी यकजहती के वादों को अमली इक़दामात में बदलने पर तवज्जो दे। मुस्तकिल मंदूब राय अक़वाम मुत्तहिदा आसिम इफ्तिखार अहमद का जनरल असम्बली में खिताब। BJP और RSS की हिंदुत्व पॉलिसियों ने भारत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। मणिपुर के बाद लद्दाख भी खूरे हंगामों की लपेट में। हालात मोदी हुकूमत के कंट्रोल से बाहर। लद्दाख की खुद मुख्तारी और छठे शेड्यूल के मुतालबे अब एहतजाजी मुजाहरों में तब्दील। मोदी हुकूमत का एहतजाजी मुजाहरों पर वहशियाना क्रैकडाउन जारी। कारगिल जंग के साबिक फौजी समेत 4 नौजवान हलाक, सैकड़ों जख्मी, 50 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। लद्दाख के लोगों ने खुद मुख्तारी मांगी। BJP ने 4 नौजवानों को मारकर जवाब दिया। लद्दाख को आवाज दो, उन्हें छठा शेड्यूल दो, राहुल गांधी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का अमरीकी सदर के गजा अमन मंसूबे का खैर मकदम। तमाम फरीक मुआहिदे पर अमल करें और इसके नफाज को यकीनी बनाएं। गजा में फौरी जंगबंदी, बिला रुकावट इंसानी इमदाद की रसाई और यरगमालियों में रिहाई होनी चाहिए। ये इक़दाम 2 रियासती हल के लिए साजगार हालात पैदा करेंगे। एंटोनियो गुतेरेस। सऊदी अरब समेत अरब और मुस्लिम ममालिक का भी खैर मकदम। अमरीकी सदर का मुजवजा अमन मनसूबा बेअसर। सहूनी फोर्सेस की गजा शहर पर शदीद गोलाबारी। मजीद 45 फलस्तीनी शहीद होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। इसराइली हमलों से गजा का सेहत का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह। इसराइल की मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयां। फिलिपीन के जजीरा नुमा वस्ती सूबे सीबो में तबाहकुन जल्जला। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.9 रिकॉर्ड। जल्जले के नतीजे में 69 अफराद हलाक, 150 से ज्यादा जख्मी, दर्जनों इमारतें जमी बोस। मुल्क भर में हंगामी हालत नाफिज। जल्जले की जेर जमीन गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। मलबे तले दबे अफराद को बचाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। अक्टूबर, ब्रेस्ट कैंसर आगाही का महीना। मुल्क भर में पिंक ट्यूबर मुहिम का आगाज। पाकिस्तानी खवातीन में छाती के सरतान की शरह एशिया में सबसे ज्यादा। बरवक्त तशखीस से मरज काबिल इलाज, आगाही जरूरी। पाकिस्तान में हर नवी खातून को छाती के सरतान का खतरा। सेहतमंद तर्ज जिंदगी खतरात कम कर सकती है।
खानदान और मुआशरा खवातीन का साथ दें ताकि बरवक्त इलाज मुमकिन हो। एक माँ, बेटी, बहन को बचाना दरअसल आने वाली नस्लों को बचाना है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का छाती के सरतान की आगाही मुहिम पर पैगाम। दुनिया भर में आज मुअम्मर अफराद का दिन मनाया जा रहा है। बुजुर्ग शहरी न सिर्फ मुआशरे की बुनियाद बल्कि इल्म हिकमत और तजर्बे का मंबा भी हैं। बुजुर्ग हमारे माजी का अक्स, हाल की रोशनी और मुस्तकबिल के लिए एक सबक है। बुजुर्गों ने अपनी जवानी की तवानाइयां, तजर्बात और कुर्बानियां देकर हमारे आज को मुमकिन बनाया। हमारी इखलाकी और मजहबी जिम्मेदारी है कि बुजुर्गों के साथ इज्जत व वक़ार से पेश आएं, बुढ़ापे में उनका ख्याल रखें। आईसीसी वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खवातीन आज इंदौर में मद्दे मुकाबिल। मैच 2:30 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। इफ्तिताही मैच में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 59 रन से कामयाबी समेटी। आईसीसी विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तानी खवातीन अपना पहला मैच कल बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगी। कौमी टीम की प्रेमादासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और पावर हंटिंग की अमली मशकें की। कोचेस ने फील्डिंग और बॉलिंग को बेहतर करने के हवाले से खिलाड़ियों को गाइड किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान क्रिकेट सीरीज कौमी टेस्ट स्क्वाड के तरबियती कैंप लाहौर में जारी। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर में शुरू होगा। दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। एशियन चैंपियंस लीग एलीट सऊदी क्लब अल इत्तेहाद को मुसलसल दूसरी शिकस्त। मुत्तहिदा अरब अमारात के क्लब शबाब अल अहली ने अल इत्तेहाद को 1-0 गोल से हराया। मैच का फैसला कुन गोल सईद इज्जतुल अहली ने पहले हाफ के इख्तिताम से 5 मिनट कबल किया। अल इत्तेहाद की टीम वेस्ट एशिया लीग मरहले में 12 टीमों में से 11वें नंबर पर आ गई। यूएफा चैंपियंस लीग तुर्की के क्लब ग्लासस्ट्रे ने इंग्लैंड के क्लब लिवरपूल को हरा दिया। इस्तांबुल में खेले गए मैच में ग्लासस्ट्रे ने इंग्लिश टीम को 1-0 गोल से शिकस्त दी। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल विक्टर ओस्महेन ने 16वें मिनट में पेनाल्टी किक पर किया। बीजिंग में WTA 1000 चाइना ओपन दिफाई चैंपियन अमेरिका की कोको गॉफ ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अमेरिका की अमंदा नेस्मोवा भी लास्ट 8 में पहुंच गईं। गॉफ ने कनाडा की बेलिंडा बेंचिच एंड मिस्मोवा ने जमहूरिया चेक की कैरोलिना मिचोवा को हराया। और एटीपी 500 चाइना ओपन आलमी नंबर 2 इटली की जानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए। अमेरिका के लर्नर टाइन ने भी फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। सिनर ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनेओ, टाइन ने रूस के डैनियल मेदवेदेव को हराया। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमा मलिक। खेल की खबरें लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी और खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। हर वक्त बर वक्त Stand by. Rolling. Cue. चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम। Welcome to the all-new season of Pakistan Idol.
वेलकम बैक नाज़रीन। आगाह करेंगे आपको अवामी जमहूरियत चीन का कौमी दिन आज मनाया जा रहा है। चीन के क़याम की 76वीं सालगिरह मनाने के लिए दारुल हुकूमत बीजिंग के तियाननमेन स्क्वायर पर मरकजी तकरीब का एहतमाम किया गया। आगाज में परचम कुशाई की तकरीब मुनाकिद हुई और कौमी नगमा पढ़ा गया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एजाजी गार्ड ने परेड का शानदार मुजाहरा किया। तकरीब में शिरकत के लिए मुल्क भर से हजारों अफराद सुबह सवेरे ही स्क्वायर में जमा हो गए थे और परचम कुशाई का मंजर देखा। लोगों ने हाथों में कौमी परचम भी लहराया। चीन के कौमी दिन के मौके पर बीजिंग के स्क्वायर के मरकज में एक दिलकश फूलों की टोकरी रखी गई थी, जिससे तकरीब की खूबसूरती को 4 चांद लग गए। चीन के कौमी दिन पर हांगकांग में भी परचम कुशाई की तकरीब हुई। तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली की और आला अहदेदारों ने शिरकत की। ली ने इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी निज़ाम और निफाज के तरीक़ाकार में मुसलसल बेहतरी लाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने अवामी जमहूरियत चीन के 76वें कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम अपने चीनी भाइयों और बहनों के साथ इस दिन को मनाते हैं, जो चीन के शानदार सफर तरक्की, इत्तेहाद और कौमी पेशरफ्त की अलामत है। उन्होंने कहा कि सदर शी जिनपिंग की बसीरत अफरोज क़यादत ने चीन को जिद्दत और पायदार तरक्की की नई बुलंदियों तक पहुँचाया। सदर ममलकत ने कहा कि हर गुजरते साल के साथ पाकिस्तान और चीन की हम जहत और आजमूदा दोस्ती मजीद मुस्तहकम हो रही है। सदर ममलकत ने सदर शी जिनपिंग की मुसलसल कामयाबियों और चीन के अवाम की खुशहाली के लिए अपनी नेक तमन्ना और ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए कहा कि हमारी दोस्ती आने वाले बरसों में मजीद मजबूत होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से चीन के 76वें कौमी दिन के मौके पर चीन की क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस मुबारक दिन पर चीनी अवाम की तरक्की, खुशहाली और कामयाबी के लिए दुआगो हूँ। यह दिन न सिर्फ चीन की शानदार कौमी सफ़र की याद दहानी है, बल्कि एक अजीम कौम की तरक्की, इस्तेहकाम और आलमी सतह पर अमन के क़याम में चीन के किरदार का भी एतराफ़ है। सदर शी जिनपिंग की बसीरत अफरोज़ और मिसाली क़यादत में चीन ने तरक्की और खुशहाली के ऐसे संग मील अबूर किए हैं जो दुनिया के लिए एक रोशन मिसाल हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती एक लाजवाल और नाकाबिल शिकस्त रिश्ता है, जो वक्त गुजरने के साथ मजीद मजबूत हुआ है। यह रिश्ता बाहमी एतमाद, कुर्बानी और इखलास पर मबनी है और हमारी आने वाली नस्लों के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली की जमानत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरा हालिया दौरा चीन इंतहाई मुफीद और नतीजा खेज रहा। दौरा चीन पाकिस्तान और चीन के दो तरफा ताल्लुकात के ज़िमन में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास और B2B कॉन्फ्रेंस में अरबों डॉलर की सरमायाकारी के मुआहिदों जैसे तारीखी संग मील अबूर किए। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी हमारा चीन के साथ इंतहाई अहम मुश्तरका मुआशी मंसूबा है, जो कि अब अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात पर फख्र करता है और हम पुर उम्मीद हैं कि दोनों ममालिक अपनी दोस्ती और शराकतदारी को नए संग मील तक लेकर जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सियासत के लिए गजा मुआहिदे की मुखालफत की जा रही है। सदर ट्रंप से मुस्लिम मुल्कों के सरबराहों की मुलाकात का मकसद गजा में अमन वापस लाना था। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि 8 मुसलमान मुल्क मसला फ़लस्तीन के 1967 से पहले की सरहदों के तहत हल के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने जनरल असम्बली इजलास में उम्मत मुस्लिमा की भरपूर तर्जुमानी की। तफसील के लिए देखिए नमरा सोहेल की रिपोर्ट। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान गुफ्तगू करते हुए नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा, जनरल असेंबली के सेशन के मौके पर 8 मुसलमान ममालिक के सरबराहान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात में सिर्फ फलस्तीन के एजेंडे पर बात की। ये लीडरशिप लेवल की ये मीटिंग जो थी, इसका एक ही एजेंडा था कि किसी तरीके से फौरी सीज फायर के लिए कोशिश की जाए, ताकि जो खून बह रहा है हर रोज मासूमों का बंद हो जाए। ह्यूमैनिटेरियन एड जो है उसका जाने का इंतजाम किया जाए बगैर किसी रुकावट के। जो वहां से निकाले जा रहे हैं जबरदस्ती गाजा से, उसको रोका जाए। फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट जिसे कहते हैं, जो जा चुके हैं उनकी वापसी का इंतजाम किया जाए। उसके आगे उसकी रिकंस्ट्रक्शन का सोचा जाए कि ये सीज फायर होती है तो उसको कैसे रीबिल्ड करना है। और आखिरी मेजर ऑब्जेक्टिव था कि जो वेस्ट बैंक इस वक्त इसराइल कोशिश कर रहा है कि हड़प कर जाए, उसकी एनेक्सेशन को रोका जाए। ये कोई छोटा एजेंडा नहीं था। इस एजेंडे के साथ हमारी सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ मीटिंग हुई। मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं इन 8 ममालिक के सरबराहान को कि जिन्होंने पेनस्टेकिंगली इसको दिल के साथ परसू किया। और मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं, मैंने ट्वीट के दिया अपने दूसरे जो साथी हैं फॉरेन मिनिस्टर्स,
उनका मैंने शुक्रिया अदा किया। नायब वजीर आजम मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि 8 मुमालिक के मुश्तरका इलामिया का फलस्तीनी अथॉरिटी ने भी खैर मकदम किया है, जबकि चंद अनासिर फलस्तीन के मामले पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। पैलेस्टीन अथॉरिटी उसको वेलकम कर रही है, हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कुछ लोग जिनका मकसद ही सिर्फ सियासत है, वो हेवन सेक हैव ए हार्ट, व्हाट डू यू वांट कि वहाँ खून बहता रहे, मासूम बच्चे भूख से मरते रहे, और तुम यहाँ अपनी सियासत के लिए अपने स्टेटमेंट दो और ट्वीटे करो। खुदा का खौफ करो, एक दिन अल्लाह को जान देनी है सबने, मेरे समेत। मैं समझता हूँ कि वी डिड आवर बेस्ट टू डू व्हाटएवर 8 कंट्रीज कुड डू, देयर लीडरशिप एंड द फॉरेन मिनिस्टर्स। हमने अल्लाह ताला को राजी करने के, मेरी प्राइम नीयत ये थी कि मैं अल्लाह ताला को राजी करने के लिए पूरी एफर्ट कर रहा हूँ, ये पूरे राउंड्स कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हमें तौफीक दें इन 8 ममालिक को कि हम जो अहादीस और कुरानी कमांड्स के हवाले से हम इसको पाया तकमीलता लेके जा सके। नायब वजीर आजम मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि 142 मुमालिक ने फलस्तीन को तस्लीम किया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को फलस्तीन के मसले के हल में डालने का मकसद ये था कि वो इसराइल से जंग रुकवाए। नायब वजीर आजम मोहम्मद इसहाक डार ने बताया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ 5 अक्टूबर को मलेशिया का दौरा करेंगे। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ममलकत बिलाल असरकियानी की मुत्तहदा अरब अमारात के सदर से अबू धाबी में मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात के मजीद फ़रोग़ के अज़्म का अयादा किया गया। वज़ीर ममलकत ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। UAE के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के अवाम के लिए जवाबी खैरसगाली के जज्बात का इजहार किया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बिलाल असरकियानी की आलमी रेल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नुमाइश और कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने काज़िकिस्तान में ज़राए आमदोरफ्त 12 ममालिक के वज़रा की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि बाहमी तिजारत के फ़रोग़ के लिए तिजारती राहदारी अहमियत की हामिल है। वफाकी वज़ीर ने रुकन ममालिक पर बाहमी राबतों को फ़रोग़ देने और सिल्क वे के मकासद के हुसूल के लिए परवाज़ों और ज़मीनी राबते बढ़ाने पर जोर दिया। Our sessions and gave their input. All the telecom operators and all the telecom stakeholders, I'm very, very grateful to them. I'm equally grateful to Pakistan Telecommunication Authority for their valuable input. उनके बगैर ये मामला शायद ना हो सकता. More than anyone else, I'm also very grateful to my member here. He was immensely cooperative and helpfully throughout the process. My team, merger team sitting there, that's Mariam Parvez, she was head of merger at the time. Shamoon, he was extremely helpful. He's currently head of merger. Barrister Ambreen, she did a lot of work. She read through thousands of pages of telecom sector to understand the implications and intricacies of this market. Or our registrar, Shahzad Hussain, it wouldn't have been possible without their support. So we worked day and night, we worked on Saturdays, Sundays as well to put this order together. The idea was to make sure that if there is any imbalance in the market, we create a level playing field. We make sure that all the telecom operators are going to be able to operate on equal footing. The idea was that Pakistani markets are going to be used to provide better services and products to the consumer. We took in account dozens of orders across the world where telecom operators have merged with each other. Some of these orders were from UK, from US, from EU. They were all point of references. But again, by far, this was the most complicated transaction in the telecom sector in Pakistan. बल्कि this is one of the most complicated transaction in the whole of the world, जिसमें इतनी सारी markets involved थी. ये भी हमने एक proper presentation आपके लिए prepare की हुई है, तो we will explain to you कि कितनी markets involved थी, उनकी क्या implication थी, उसमें कितने stakeholders थे, और हर stakeholder का क्या market share था, और उसकी क्या implication हो सकती थी future markets के ऊपर या नए entrants के ऊपर. तो basically, I'm very grateful to God that finally we have been able to announce the final order today. So my colleague will have a presentation for you. She will go and explain you more in detail about various segments of the stock
the telecom sector. Madam, please go ahead. Do you have the presentation? Do you want to say something? नहीं Add something. Sure about it. मेरा आपने अकाउंट additional note लिखा है? अकाउंट ऑडिट से रिलेटेड मेरा कमेंट था, वही मैंने डालना था, बाकी तो मेरा कोई काम ही नहीं है। जी मैडम, गो हेड प्लीज। सो मैडम ने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बड़ी डिटेल में प्रिपेयर की हुई है, जिसमें मार्केट शेयर जो चीज़ें हमने इसमें टेकन अकाउंट की, तो मैडम विल एक्चुअली गो ऑन एंड बैरिस्टर अमरीन विल एक्सप्लेन यू इन मोर डिटेल। गो हेड मैडम प्लीज। Thank you so much, Dr. Saab. So as all of you can see, the pre-merger application was for acquisition of 100% shareholding of Telenor and Orion Towers Private Limited by Pakistan Telecommunication Company Limited. I'll give the, let's go to the overview slide, please. Okay, so can you go back, please? So this presentation will cover what is the substantial lessening of competition test which the CCP would usually apply whenever it receives a pre-merger application before it can grant approval to such merger. What are the relevant factors that are usually taken into account by CCP when either approving or disapproving a merger? Then in this particular application, we would talk about what were the sub-markets in the telecom sector that were involved for the process of assessment, competition assessment of the merger. Then who are the market players, the key market players, the CMO, the IP bandwidth providers, and what are their market shares. Then how the assessment of mergers is carried out if in case we come to a conclusion that the merger is likely to substantially lessen the competition or there is going to be creation of a dominant entity, then we look at certain efficiencies which the proposed merger may bring, based on which the CCP would sometime either conditionally or unconditionally approve the merger. Then I'll talk about the efficiencies that are projected as a result of this transaction and the subsequent amalgamation of Telenor and Ufone, and then the conditions that have been imposed by the Competition Commission of Pakistan on PTCL and the subsidiaries of PTCL for us, based on which we have actually allowed the merger. So in the substantial lessening of competition test, what the Commission usually assess is it look into whether the proposed merger would substantially lessen the competition by creating or strengthening a dominant position in a relevant market. So like I've mentioned that in this particular merger there were a number of telecom markets involved, such as the LDI market, which again had two components, the wholesale component and then the retail component. Then we had the mobile market, which again had the wholesale and the retail component, and the rest of them, as we go through the presentation, I'll explain each one of that. So in all those markets, individually the Competition Commission had to assess whether there is a dominant position being created or whether there is already an existing dominant player which would be further strengthened by virtue of this merger. And what is a dominant position? Dominant position of an undertaking is usually deemed if it has more than 40% share in the market, and in case it does not have 40% market share, then we would see whether it has the ability to behave to an appreciable extent independently of its competitors, the customers, consumers, and suppliers. Then again, we have to guide the Commission the Regulation 10 of the Competition Merger Control Regulations 2016,
which provides for a list of the relevant factors that the Commission would usually look into while carrying out its assessment. The first one is the actual and potential level of import competition in the market, how much competition this merger or acquisition is going to be in the market as a result of the transaction. Then the ease of entry into the market, including tariff and regulatory barriers, how easy it is for the new players to enter this market. Is there going to be too much concentration? Would the merger create more barriers for the new entrants? Then the level and trends of concentration, the history of collusion by the merging parties, if there is any in the market. Then the degree of countervailing buying power is looked into, whether there are strong buyers in the market who can actually offset if there is any abuse of dominance by the dominant entry, for example, increase in price. So if you have a strong countervailing market buyers, then it is likely that they would control the dominance to some extent. Then the dynamic characteristics of the market, including growth, innovation, and product differentiation. All these things have been in detail assessed and discussed in the order. Then where there is any vertical integration as well, for example, in this merger, this was complex because there was going to be a vertical integration whereby an LDI operator is acquiring a CMO company, and then there was going to be a resultant amalgamation of the two CMOs. So it had both vertical component and the horizontal component. Then G is that whether the business or part of the businesses of a merger party or merger has failed or is likely to fail. So sometimes it is possible that two weak entities may come together, and as a result they can produce or they can form a more stronger entity, and which can obviously help each other sustain together in the market rather than a standalone entity. And then whether the merger situation will result in the removal of an effective competitor. This means that would it be the case that if the merger is allowed, they can kick out competitors from the market, or a very big competitor is being merged or acquired, so obviously there is going to be one less competitor in the market, thereby reducing the competitive force in the market. These are the different sub-markets of telecom sectors which have been looked into by the Commission. The first one is the retail, long distance and international fixed line telecom market. Then we have the wholesale domestic lease line market, wholesale IP bandwidth market, telecom infrastructure market, cellular mobile operators market, individual mobile fixed interconnect market, and fixed local loop market. PTCL either on its own or through its subsidiaries is operating in all these markets, and in most of the markets PTCL is a dominant entity. These are the shares of the market players. Maybe I think we will share these slides with you so you can look into. Briefly go through quickly. So for example, in retail LDI fixed line market, as you can see on the top, PTCL currently has 32.67% share, whereas TPLDI has 10.51%. So when the two would combine, of course they are going to be acquired now, so the resultant share would rise to 43.18. So you can see that PTCL is already dominant, and by acquiring TPLDI, its share is going to be more than 40%, which is meets the threshold of the Competition Act as well.
In wholesale domestic lines, again PTCL holds the largest share. It's 42.1%, where TPLDI has only 0.6%. So the total resultant share would be 42.7. So again, it is 40% plus, and PTCL is now a dominant player in this market as well. It previously as well, and now it has actually increased by 0.6%. Wholesale IP bandwidth market, it is a duopoly market. There are two major players which provide IP bandwidth to the whole of Pakistan, to all the retailers, to all the wholesale suppliers, and you can see the share again. PTCL holds more even than the Transport Associates. It's 64.5%. In telecom infrastructure, UPhone network sites, since the infrastructure is also going to be going to merge, so UPhone network sites are 11,730, whereas Telenor network sites are 13,074. So together they would come up to 24,000 sites. Then we have the long-haul OFC deployment data with us. So again, PTCL at the top, it has 24,501 kilometers. Wateen is second with 21,333 kilometers. And then LinkDot is third. So this OFC deployment and this extensive infrastructure has a major role to play in 5G deployment as well, which we will discuss later on in this presentation. Cellular mobile operators market. So although PTCL itself does not have the license to provide cellular mobile services, but it has a 100% owned subsidiary UPhone, which has 13.4% of the market share, and then Telenor has 19.4%. So once the two entities combine, the total would come up to 32.8%. And Jazz is 43.1%, whereas Zong is 24.1%. So since as Chairman Saab just announced that we have allowed the merger, however, we allow the merger only in case the Commission fears that there is going to be substantial lessening of competition. Then we look into these set of factors, that whether the Commission should actually allow this merger, whether it is going to bring substantial efficiencies in the telecom sector. So in such cases, in view of the larger interest, then the mergers are approved. So the first one is that if the merger substantially contributes substantially to the efficiency of the production or distribution of goods or to the provision of services. Second factor is that the efficiency could not have been reasonably achieved by a less restrictive means of competition, and when the benefits of the efficiency clearly outweigh the adverse effects of the absence or lessening of competition, where the merger is the least anti-competition option for the failing undertakings asset in case there is a failing undertaking before the Commission. And lastly, when one undertaking is faced with actual or imminent financial failure. So we look into all these factors as well in case we want to go ahead with the merger. However, it is also always for the party who is asking for the approval to provide proof of all these substantiations, these efficiencies, that they will in fact be realized and they are verifiable and they are achievable. So mergers in telecom sectors are of immense strategic importance. So is the case for Pakistan. PTCL Telenor acquisition can lead to the following efficiencies. As per the business plan that has been submitted by PTCL and their commitments made to the Commission, these are the efficiencies that have been promised by PTCL.
that would be provided and in different, telecom segments over the next 5 years or so. The first one is increased network capacity. So obviously, when the two networks would combine, it would enhance coverage. There would be infrastructure efficiencies. Duplicate infrastructure will be decommissioned. It will be removed, and spectrum, which is currently fragmented, both Telenor and Ufone, they have their own bands of spectrum. So the bands are going to be consolidated, and that would result in increased data speed and to consolidated frequencies. This would also be helpful in 5G rollout, since 5G requires very high internet, has very high internet requirements, and and infrastructure requirements. So there will be coverage improvements. So currently PTML Ufone has more coverage in urban areas, whereas Telenor has more coverage outside the urban area. So when the two would combine, there would be a single grid coverage provision to the consumers of both Ufone and PTML. So of course they won't be carrying two SIMs, there won't be SIMs duplication, and this consolidation is also going to have a good impact for from environmental perspective as well. And then comes the 5G acceleration. As I mentioned, that for 5G rollout and for 5G plans, there is requirement of fiberized infrastructure, which is going to be as a result of this, the MergeCo's fiberized towers consolidation. That would increase the fiber penetration. Since once the two merges, there would be fiber penetration growth, which means that there would be more optical fiber from the site to the home and business connectivity, and there would be increased tower fiberization, because both entity has towers, and PTCL, as I've mentioned before, has the largest infrastructure when it comes to the OFC cable. So there is going to be increased connectivity, which is the base requirement for 5G rollout. Because 5G cannot be effectively provided on the old wireless backhaul infrastructure. So there is going to be, hopefully, the MergeCo will be more than ready to, participate in the auction that has been planned by PTA for 5G technology. Improved customer experience and accessibility. So at the moment, both entities have their own, customer care services. So they are going to be combined. There is going to be one service provider rather than two. So it has been, even internationally, we have looked into lots of cases that such mergers actually improve customer experience and the provision of services to customers and their accessibility to customer support. There is going to be cost savings and by virtue of reduced the duplication of site. The duplicate sites would be decommissioned as per the PTA's approved plan, as and when PTA directs so. So that is going to be result in great cost savings. And then ARPU growth is like, for example, currently when you have a prepaid card and it's a 100 rupees card, and when you top up your phone, you would receive probably 60%
and the rest is gone into taxes. So due to these high taxation and dollarized economy, the ARPU, which is known as the average revenue per unit, that revenue is very low. That is also one of the reason why this merger is happening, because for an entity alone it is very difficult to survive. So by virtue of cost saving, they will have more access to capital, and there is a projected increase in the ARPU growth. So looking into these efficiencies, the Commission approved the merger. However, of course, we were very mindful of the fact that PTCL is a dominant entity in the country, and it is now going to have both Telenor and Ufone as its CMO subsidiary. So we have listed a number of conditions to which PTCL has already filed its commitment to comply with. So these are the conditions. I can go through. शुक्रिया जी। मुख्तसरन हम बता देते हैं कि जैसे डॉक्टर साहब ने शुरू में तज़किरा किया कि हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है उसके तहत एक फ़ेज़ 1 की अप्रूवल होती है, एक फ़ेज़ 2 की होती है। अमूमी हालात के अंदर कोई ये लेसनिंग ऑफ कंपटीशन इतना ज़्यादा ना हो, डोमिनेंट प्लेयर ना हो, उसके मामलात ऐसे ना हो, तो हम फ़ेज़ 1 के अंदर ये अप्रूव कर देते हैं। लेकिन जहाँ पे लेसनिंग ऑफ कंपटीशन का रिस्क हो, वहाँ पे जो कमीशन है और जो बेंच है उसकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो तफसील में जाएँ, इन डीप डाइव, हैव कंसल्टेशंस, और जितनी एक्सटेंसिव हम उसके अंदर डिस्कशन कर सकते हैं। लोकल रेगुलेटरी और इंटरनेशनल जो इस तरह की ट्रांजेक्शन है उनको भी गौर से देखा जाता है, फिर उसके बाद एक फ़ैसला किया जाता है। और यहाँ पे हमने जो कंडीशंस की हैं, सो जब हम फ़ेज़ 2 का अप्रूवल करते हैं उसके बाद जैसे बताया गया सेक्शन 11 में हम अप्रूवल देते हैं मगर विद कंडीशंस। सो ये मैं डिटेल में तो नहीं मगर मुख्तसरन मैं इसमें से गो थ्रू करा देता हूँ। पहली हमने बात की है कि तफरीक की जाएगी मैनेजमेंट ऑफ PTCL और जो मर्ज को क्रिएट हो रही है। द पर्पज़ इज़ कि ऐसा ना हो कि ये आपस में क्रॉस सब्सिडाइज करते रहें या ऐसे फैसले करते रहें जिससे उस मार्केट के अंदर कंपटीशन कम हो। सो पहली चीज़ वो है। दूसरी चीज़ हमने बात की है कि जो इसकी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप है वो इंश्योर की जाए, क्योंकि आपको पता है इस सेक्टर के अंदर कुछ लॉस मेकिंग एंटिटीज़ भी हैं और जो मर्ज हो रही हैं उनके भी आपको लॉसेज आप लोग कवर करते हैं, आपके इल्म में है। सो अब हम इसको इंश्योर कर रहे हैं कि लीडरशिप हो जो कि वेल वर्सेंट हो हाउ टू इंश्योर दैट द मार्केट में फेयर कंपटीशन रहे और प्रॉफिटेबल एंटिटीज़ पोस्ट मर्जर रहे। नेक्स्ट प्लीज। ये हमने क्राइटेरिया के अंदर जो डिफाइन किया है उसके अंदर हमने मुख्तसरन CEO का भी बता दिया है कि उसकी क्या कैपेसिटी होगी, क्या डिफाइन होगा। वी डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑपरेशनल, मगर जहाँ पे हमें लगता है कि ऐसा ना हो कि क्रॉस सब्सिडाइज हो रहा हो या डिसीजंस के अंदर इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज हो रही हो, इसलिए हमने एक कंडीशन ये डाल दी है। नेक्स्ट प्लीज। बाकी ये है कि जो मर्ज को से हम तवक्को करते हैं, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि 2 दमा 2 4 के बजाय अगर 5 हो रहा है, तो वो इफेक्ट मार्केट को कैसे बेनिफिट करेगा, कंज्यूमर को कैसे बेनिफिट करेगा। उसकी मदद के अंदर हमने इनसे बिजनेस प्लान मांगा था और उसके बाद ये उनके KPI डिफाइन किए गए। कॉस्ट एफिशिएंसी होनी चाहिए, नेटवर्क सर्विस एफिशिएंसी होनी चाहिए, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स एंड डिविडेंड उसके बारे में हमने बताया कि प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। और जो उसके अंदर जो हमने काफ़ी डिटेल में जो सेक्शन 11 है ऑर्डर का, उसके अंदर भी हमने जो एफिशिएंसीज डिफाइन की है जो कि सेक्टर को बेनिफिट करेंगी, कंज्यूमर को मुफाद पहुंचाएंगी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। थर्ड पार्टी रिव्यू उस पर हम आ रहे हैं जी। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ये यहाँ पे होता है कि आप 2 कंपनियां जब उनके अंदर कॉमन मेंबरशिप होती है, कॉमन डायरेक्टरशिप होती है, शेयर होल्डिंग होती है, वहां पे ऐसी ट्रांजेक्शन हो सकती है जिससे वो एक दूसरे को सपोर्ट करके थर्ड पार्टी को इम्पैक्ट कर सकती है। उस मत के अंदर हमने बता दिया हुआ है कि आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स किस तरह करेंगे। आर्म लैंड ट्रांजेक्शन होगी, अनड्यू फेवर नहीं दी जाएगी कि मार्केट के दूसरे प्लेयर के ऊपर आप यानी कोई और भी कंडीशंस लगा रहे हैं और अपने एसोसिएटेड कंपनी को किसी और तरह बेनिफिट कर रहे हैं जो कि नॉन कॉम्पिटिटिव कैटेगरी में आ जाएगा।
सो उसके बारे में हमने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के ऊपर भी क्लियरली वजाहत के साथ लिख दिया है। आगे नेक्स्ट प्लीज। जी, ये जो आपका सवाल था टीपीआर थर्ड पार्टी रिव्यू नॉर्मली इस केस में दिया जाता है कि जो जब भी पोस्ट मर्जर जब आप ऐसी कंडीशंस डालते हैं उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट फर्म को अपॉइंट किया जाता है। इट कुड बी वन फर्म, इट कुड बी कंप्राइज ऑफ कंसोर्शियम ऑफ 2-3, जिसके अंदर सीए फर्म भी हो सकती है, टेक्निकल आर्म भी हो सकते हैं। सो इट्स अ कंसोर्शियम एज वेल। सो वी वांट कि एक थर्ड पार्टी अपॉइंट की जाए जो टीपीआर होगा, जो कि इन कंडीशंस की कंप्लायंस चेक करेगा। नेक्स्ट प्लीज। उसके हमने अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशन का बता दिया है कि वो भी कमीशन का भी उसके अंदर अप्रूवल का एक प्रोसीजर डिफाइन है कि वो हमसे अप्रूवल लेंगे ताकि हम इंश्योर करेंगे जो अपॉइंट किया गया है थर्ड पार्टी रिव्यू के लिए वो इंडिपेंडेंट है और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से अपॉइंट हुआ है, उनकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और एक्सपर्टीज। नेक्स्ट प्लीज। दिस इज ऑल उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट प्लीज। ये है जो हमने बता दिया है कि वो कंप्रिहेंसिव ऑडिट करेंगे, मिनट्स ऑफ बोर्ड ऑफ मीटिंग दोनों कंपनीज के उनके पास एक्सेस होगी ताकि वो देखें कि क्या डिसीजंस हो रहे हैं। दैट कॉन्फिडेंशियल होंगे, वी डोंट वांट टू गेट इनटू दोज एस्पेक्ट, बट वी वांट टू नो कि कोई एंटी कॉम्पिटिटिव डिसीजन जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन मार्केट का कॉम्पिटिटिवनेस को इम्पैक्ट तो नहीं किया जा रहा। बाकी ये कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है उन्होंने 8 हफ्तों के अंदर सबमिट करनी है, और जो बाकी अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी इन TORs के अलावा अगर हम जहाँ पे महसूस करेंगे हम उनकी कंडीशंस के अंदर एक चीज़ का और इजाफा कर सकते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट प्लीज। बाकी ये कि उनकी जिम्मेदारियां भी हैं, PTCL और मर्ज को जो है वो अपनी सारी डिटेल बताएंगे, और अगर कोई नॉन कंप्लायंस होती है तो वहाँ पे भी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बता दिया गया है, और जो TPR को जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी जैसे मैंने आपसे बताया है कि हम उनके इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं। और जहाँ पे ये वाला है कि अगर हम समझेंगे कि कंप्लायंस नहीं हो रही है कंडीशन की या परसिस्टेंट वायलेशन हो रही है, देन एक्सट्रीम केसेस के अंदर वी कैन रिवोक द मर्जर एज वेल, और हम कोई और डिसीजन जो कि एज पर आवर एक्ट है वो भी हमने लिख दिया है कि अगर खुदा खासा ऐसी सिचुएशन आती है कि एंटी कॉम्पिटिटिव हो जाता है, देन वी विल कंसिडर एट दैट टाइम व्हाट डिसीजन टू टेक। नेक्स्ट साहब ये बताएं कि ये जो PTCL और वर्ष को है इनके सेपरेट बोर्ड और मैनेजमेंट होगी, काम क्या क्या करेगी? PTCL तो लैंडलाइन कंपनी है, वर्ष को में क्या होगा? ये मोबाइल को देखेंगे जो इनका जी, अगर मैं कंप्लीट करूँ मुख्तसर से स्लाइड लेंगे, इसलिए आपको इसीलिए बुलाया गया है कि आप सवाल करें और वो हमारी टीम ज़रूर जवाब देगी, तो हम कंप्लीट कर लें मे बी के आपको बेहतर सवाल आपका बन जाए। जी नेक्स्ट प्लीज। सेपरेट अकाउंटिंग ये है कि जी जो अकाउंट्स होते हैं वो अलहदा मेंटेन किए जाएंगे जिस तरह की सर्विसेज जो रेंडर की जाएंगी, और यहाँ पे भी हमने कहा है कि एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर होगा, और एक कैटेगरी का हमने लिख दिया है कि जी SPP के पैनल ऑफ लिस्ट का जो ऑडिटर्स होगा वो एक कैटेगरी का होगा, उस हिसाब से वो अपनी रिपोर्ट देगा कि वेदर दीज ट्रांजेक्शन आर्म लेंथ के ऊपर हो रही हैं, कोई अनड्यू फेवर या डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं की जा रही मार्केट के अंदर। और बाकी जो हम वी आर द फ्लैग bearer of the competitive process, the same is the standard condition that they have to ensure competitive process in hiring of services, procurement of goods and services. Next please. बाकी इंटरकनेक्शन एंड रेफरेंस, ये इंटरकनेक्ट ऑफर है, ये मिस अमरीन ने क्योंकि काफ़ी टेक्निकल डिस्कशन हैं, सो ये आपको हम उसके अंदर दे रहे हैं। इफ़ यू वांट वी हैव द रेलिवेंट टेक्निकल डिस्कशन, लेकिन अभी मेरे हाल में इसकी टेक्निकलिटीज़ में जाने के बजाय हम एक सरसरी तौर पे बता देते हैं कि टेक्निकल एस्पेक्ट, एक्सेस टू देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो जो 6-7 रेलिवेंट मार्केट अभी वेस्टर्न वीक ने कवर किए हैं उनको हम किस तरह इंश्योर करें, ये सारी वो कंडीशन है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। इंफ्रास्ट्रक्चरिंग एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, यहाँ पे भी हम यही बात करें कि उन्होंने ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग हमें अपना एक बिजनेस प्लान भी सबमिट किया था। उस बिजनेस प्लान के अंदर उन्होंने अपनी एक्सपेंशन का वादा किया था, इन्वेस्टमेंट का जो वादा किया था उसका हमने तस्करा यहाँ पे किया है कि जी उसकी वजह से ये उनकी इतनी कैपेसिटी अवेलेबल रहे कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस के अंदर कोई कदर ना आ सके। नेक्स्ट प्लीज।
कंप्लायंस डिपार्टमेंट हमने TPR का जिक्र कर लिया, ऑडिटर का जिक्र कर लिया, लेकिन द मर्ज को एंड PTCL उनको खुद भी तो सेल्फ कंप्लायंस करनी है। तो वहाँ पे हमने कहा है कि वो एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाएंगे और वो सेपरेट डिपार्टमेंट सेल्फ मॉनिटरिंग भी करेगा रादर देन रिलाइंग ओनली ऑन TPR और द ऑडिटर्स। नेक्स्ट प्लीज। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वी हैव ऑलरेडी रीइटरेटेड एंड रिपीटेड, सो इसको मैं फर्दर नहीं एक्सप्लेन करता। इसमें एक चीज़ ये है कि जो तीसरा पॉइंट है कि प्रेडेटरी रिटेल प्राइसिंग नहीं होंगी, कि अगर कल को मार्केट के अंदर कोई और आता है, रेलिवेंट मार्केट्स जो हमने 6-7 तस्करा किए हैं, ये नहीं हो सकता कि PTCL एंड मर्ज को एक इतनी प्रेडेटरी कम प्राइस कर दे कि कोई नया मार्केट प्लेयर आ ही ना सके, यानी बैरियर ऑफ एंट्री नहीं क्रिएट किए गए। और इसके अंदर जैसा डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया था कि इसमें हम PTA की तरफ भी देखते हैं कि उनका भी एक टैरिफ का इंफ्रास्ट्रक्चर है और बाकी मामलात हैं, उन्होंने भी अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत इन चीज़ों को देखना है। नेक्स्ट प्लीज। क्रॉस सब्सिडाइजेशन, जैसा हमने शुरू में बात की थी कि सेपरेट मैनेजमेंट का वन ऑफ द पर्पज इज ताकि क्रॉस सब्सिडाइज ना हो, कि एक दूसरे को अनड्यू फेवर ना दे कि मार्केट का कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो है वो खराब हो जाए। और फैसिलिटेटिव they have to be facilitative when it comes to the wholesale market. Next please. स्पेक्ट्रम शेयरिंग के ऊपर हियरिंग के दौरान बहुत स्टेक होल्डर्स ने कंसर्न रेज किए थे। आई थिंक PTA इज लुकिंग इनटू द स्पेक्ट्रम और इससे रिलेटेड जो टेक्निकल इश्यूज हैं, लेकिन हमने उसका यहाँ पे भी तस्करा कर दिया है। एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट ये है कि वहाँ पे ड्यूरिंग द हियरिंग कुछ लोगों ने कहा था कि जी पोस्ट मर्जर हमारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे क्योंकि वो यूफोन के पास चले जाएंगे या ऐसी सर्विसेज हो जाएंगी, तो वो और इंफ्रास्ट्रक्चर डीकमिशनिंग वेस्टर्न ग्रीन हेरिस्टिक। नेक्स्ट प्लीज। This is why you have so much concerns and why we also have the concerns upholding consumer protection and fostering innovation and fair competition. Needs no further explanation. Thank you. ये बताइएगा कि वॉल्यूम ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम क्या है? ब्रेकअप भी बता दें इसका। जो 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 ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो कॉन्फिडेंशियल है, वो कितने की खरीदी है वो असल में नहीं डिस्क्लोज करना चाहते। वैसे आपको पता तो है, इट्स ऑल ओवर द न्यूज़पेपर, इट्स ऑल ओवर द न्यूज़पेपर। जी सर प्लीज। सवाल ये है कि ये बताएं कि ये जो ट्रांजैक्शन है इस पे IFC का एक लोन है, उस लोन की अमाउंट जो है who will be responsible to repay? देखिए आई अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम, लेकिन हमारा जो कंपटीशन कमीशन है ये कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखता है। मुझे पता है कि आप कहना चाहिए चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट के 62% शेयर हैं और उनके 25% शेयर हैं, तो लोन उन्होंने सिक्योर किए, लेकिन हम तो कंपटीशन पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखते हैं ना। देखिए मैं डिबेट में नहीं करना, लेकिन प्रॉब्लम ये है PTCL के बोर्ड पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है और वैसे भी मेजर शेयर होल्डर है, और SOE एक्ट के तहत अगर खुदा न खास्ता कल कलाम को ये डिफॉल्ट हो जाता है, who will be responsible? स्टेट ऑफ पाकिस्तान? लेकिन CCP के हवाले से तो कंपटीशन के हवाले से मैं आंसर करने को तैयार हूँ कि हमने कंपटीशन कैसे देखा, अब ये तो फिर फेडरल गवर्नमेंट का सवाल है। जी जी प्लीज़। ये जो प्राइस स्लैश के जरिए जो मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश होती है जो कि कंपटीशन रूल्स के खिलाफ है, तो इसकी मॉनिटरिंग जो है आप जब करते हैं तो आपने कोई बेसलाइन मुकर्रर की होती है कि इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना? नहीं, ये प्राइस को लूट करते हैं आपस में, दो प्लेयर्स जो मार्केट प्लेयर्स हैं आपस में कल्यूजन करते हैं प्राइस सेट करने के लिए, तो वो तो उसमें प्राइस कितनी नीचे हो या ना हो उसका इतना फैक्टर नहीं होता, लेकिन जब लोग कल्यूजन करना शुरू कर देते हैं आपस में मिल के प्राइसेस सेट करना शुरू कर देते हैं तो कल्यूजन हो जाती है और एंटी कम्पेटिटिव प्रैक्टिस हो जाती है, फिर हम उधर एंटर होता है कंपटीशन कमीशन। सर ये बताइए कि दो नेटवर्क्स अगर इंस्टॉलेशंस हैं या उनके जो टावर्स हैं या उनके ऑफिसेज हैं या उनका स्टाफ है उनको मतलब वो इस तरह से यूज़ करते हैं एज ए मर्जर यूज़ करते हैं, लेकिन शो ऐसे हो तो उसको आप मॉनिटर कैसे करेंगे कि वो मतलब एक ही टावर को मतलब या एक ही दफ्तर को दो नेटवर्क्स के लिए यूज़ किया जा रहा है या उनका आपस में कुछ इस तरह का है जाए? देखिए टेलीकम्युनिकेशन जो बिज़नेस है वो सारा इंटरकनेक्टेड है। मेरे ख्याल में आप ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों की जो सेपरेट मैनेजमेंट होगी वो अलहदा मैनेजमेंट होगी, अलहदा ऑफिसेज होंगे, वो दरमियान में एक कंडीशन आपको दिखाई है जिसमें लिखा हुआ था कि
रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं होगी, यानी आपस में मिलके आपस में ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। I'm asking about the installations. एक टावर है भारत का, वो JSW यूज कर रहा है, दोनों